नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, हम क्लास 10th विज्ञान का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था कार्बन एवं इसके यौगिक। हमने पिछले क्लास में आईयूपीएसी नामकरण कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। वैसे रासायनिक गुणधर्म में हम कार्बनिक यौगिकों की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो सभी पढ़ने वाले हैं। वैसे हम 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया कौन सी है? दहन। दूसरी है ऑक्सीकरण। तीसरी है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, इसका एक और नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और चौथी और लास्ट अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसका नाम है क्लोरोनीकरण अभिक्रिया। तो ये चारों अभिक्रियाएं आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में पहली जो अभिक्रिया है वो है दहन। दहन में सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर जल वाष्प वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं तथा इसके साथ ऊष्मा वे प्रकाश मुक्त होता है। तो दहन क्या होता है? जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जल वाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और साथ में हमें ऊष्मा व प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो उदाहरण देखते हैं इसके। पहला उदाहरण है अपना कोयले का दहन। ये जो कोयले का दहन होता है, इसमें कोयला मतलब होता है कार्बन, और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे, जलाने का साइन होता है ये छोटा डेल्टा जो होता है वो जलाने का साइन होता है। जब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमें ऊष्मा में प्रकाश मिलेगा। तो ये कोयले का दहन। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है मेथेन का दहन। मेथेन होता है CH4। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। एल्केन श्रेणी का पहला समूह मेथेन। इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, गर्म करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में हमें क्या मिलेगा? जल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और क्या मिलेगा? ऊष्मा व प्रकाश की प्राप्ति होगी। इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो इधर देखो, सारे इधर कार्बन 1, इधर 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 4 है, तो इधर कितने? 2 है, तो 2 को 4 कैसे करें? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 दूनी 4 हो गए। उसके बाद इधर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन इधर हो गए 2 और 2 यहाँ कितने? 6 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, सॉरी। तो ये यहाँ पर 2 कर दो, कितने हो गए? 4। तो अब अगर सबको देखेंगे तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 और 2 ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो अभी क्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, मेथेन का दहन हो गया। अगला है एथेनॉल। एथेनॉल का जो, ये तो आईपीएसी नाम है एथेनॉल, इसका एक और सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला कौन सा होता है? C2H5OH। इसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। C2H5OH को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है इसीलिए एथ, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। और साथ में क्या लगा? OH को क्या बोलते हैं अपन? OH का जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? ओल। तो मैथ एथ और साथ में क्या लगा? ओल, तो एथेनॉल। और इसका सामान्य नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। जब इसका दहन करेंगे, एथिल अल्कोहल का दहन
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वापस जल और उष्मा व प्रकाश, उष्मा के साथ में प्रकाश मुक्त होगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का दहन। जब एथेनॉल और एथिल अल्कोहल का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और उष्मा व प्रकाश प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो कैसे करेंगे? इधर देखें, यहाँ कार्बन 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 कर दो पहले तो। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये 2 ये 5 और 1 6। इधर कितने? 2 है, तो इसको 6 कैसे करेंगे? 3 से गुणा करके, 3 दूनी 6। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करें, यहाँ 3 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो अगर मैं इसको 6 कर दूं, 3 दूनी 6 और ये कितने हो गए? 7। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कैसी हो गई? संतुलित हो गई। ये आप चेक करें। अब यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, ये सारी अभिक्रिया कौन सी होती है? ये सारी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनकी अभिक्रिया अगर हम करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इनको जलाएंगे तो उष्मा और प्रकाश हमें मिलेगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, यानी कि एल्केन श्रेणी वाले जितने भी समूह होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि उनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध होता है। जब इनको जलाएंगे तो हमें स्वच्छ ज्वाला, जब इनको जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। क्यों? क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है ना वो पूर्ण दहन हो जाता है, इस वजह से हमें स्वच्छ ज्वाला जो है वो प्राप्त होती है। जैसे अपने घरों पे जो गैस होता है उसके अंदर मेथेन, ब्यूटेन गैसें होती हैं, तो वो जलती है तब स्वच्छ ज्वाला निकलती है। उसके बाद सेकंड, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको अगर जलाएं तो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला प्राप्त होती है, ज्वाला निकलती है। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो हमें स्वच्छ ज्वाला निकलती है। और यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो। जैसे एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? द्विआबंध होता है, और एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यदि इनको हम जलाएंगे तो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ऐसी ज्वाला हमें कब मिलती है? जब हम लकड़ी को जलाकर कोयला बनाते हैं, और कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला दिखाई देगी। तो ये पहला हो गया दहन। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म में पहली अभिक्रिया दहन कंप्लीट हो चुकी है, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। उसके बाद सेकंड अभिक्रिया है अपनी ऑक्सीकरण। दूसरे नंबर की अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है।
तो ये इसकी परिभाषा है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा, तो इसमें हम इस अभिक्रिया में हम इस्तेमाल करते हैं, इस अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा तथा अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग करते हैं। ये जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम एक तो क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा और तथा अम्लीकृत K2Cr2O7 और प्लस उष्मा का इस्तेमाल करेंगे इस अभिक्रिया में। ये सबसे पहले ये क्या है KMnO4 जो है इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद ये क्या है K2Cr2, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वो होते हैं, एक तो क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एक है अम्लीकृत K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो सामने वाले पदार्थ को ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, सामने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और सामने वाले पदार्थ को क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीजन जोड़ के उनका क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं उन्हें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक है। क्यों है? क्योंकि ये पदार्थ में, सामने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। यहां पर जैसे अपने पास है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CHO4, CH कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 इसीलिए 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो CH4। अब यहां पर हम अभिक्रिया कराते हैं, या तो आप क्षारीय KMnO4 और या फिर आप अम्लीकृत K2Cr2O7 से अभिक्रिया कराओगे और उसको गर्म करोगे तो नवजात ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? नवजात ऑक्सीजन जो है वो मेथेन के अंदर ऐड होगी। क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा। क्षारीय KMnO4 को यदि हम गर्म करेंगे तो हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगी और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें मेथेन में, ये जो ऑक्सीजन है वो किस में जुड़ेगी? मेथेन के अंदर जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? यहाँ पर एक हाइड्रोजन को बाहर निकालो, कार्बन हाइड्रोजन 4 है, एक बाहर निकाली, किसके साथ जोड़ दिया हमने? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऐड हो गई। लेकिन ये क्या बन गया? ये बन गया एक कार्बन मैथ और अल्कोहल का क्या लगता है पीछे? अनुलग्न ओल, तो मेथेनॉल, इसको बोलते हैं अपन मेथेनॉल। इसका आईपीसी नाम है मेथेनॉल और सामान्य नाम क्या है इसका? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। उसके बाद वापस अगर यदि अभिक्रिया कराते हो क्षारीय KMnO4 और उष्मा की, वापस गर्म करते हो उसको, तो एक और नवजात ऑक्सीजन मिलेगी जो इसमें ऐड होगी। लेकिन इस बार एक जल का अणु बाहर निकलेगा। जल का अणु कैसे बाहर निकलेगा? यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, कितने बच गए? एक हाइड्रोजन यहां से निकाली और ये क्या बन गया? H2। ये दो कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन हमने इसके साथ ले ली, तो कितना बन गया? OH और H, कितना बन गया? H2O। ये जल का अणु इस तरीके से बाहर आ गया और इसके साथ दो हाइड्रोजन बची है और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगी डबल बॉन्ड के साथ। तो क्या बन गया? एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। और ये क्या है? CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? एल, तो मेथेनेल। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनेल। अब मेथेनेल का
जो सामान्य नाम होता है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHCHO। मेथेनॉल का होता है फॉर्मेल्डिहाइड, सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आप नोट करेंगे। उसके बाद यदि वापस पुनः पुनः इसको ऑक्सीकृत किया जाए मेथेनॉल को, तो वापस हमें क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। जब इसको गर्म करेंगे तो हम एक और ऑक्सीजन इसमें जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर इस H के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा, ये HC डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं अपन, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, C डबल बॉन्ड OH। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का और पीछे अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो ये एक कार्बन है, इसीलिए मैथ प्लस एन, मेथेन और ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH, और इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ये आप समझेंगे। वापस एक बार पुनः वापस समझाते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है अभिक्रिया। मेथेन का अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें मेथेनॉल मिलेगा। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में किया हमने, क्षारीय KMnO4। जब क्षारीय KMnO4 को हम गर्म करेंगे तो हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, जो ऑक्सीजन इसमें मेथेन में ऐड होगी तो हमें क्या मिलेगा, मेथेनॉल CH3OH। फिर से अगर इसका पुनः ऑक्सीकृत करेंगे, इसको मेथेनॉल को पुनः ऑक्सीकृत करेंगे तो वापस से हमें क्षारीय KMnO4 की अभिक्रिया करानी है, जिससे नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, वो वापस इसमें ऐड होगी। तो इस बार एक जल का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु -H2O। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर ले लो, H2O बन गया, ये बाहर निकल गया। अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे कार्बन के, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर जोड़ दिया हमने। तो ये कौन सा समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के पीछे क्या लगता है, एल, तो मेथेनेल, एक कार्बन है मेथ और पीछे एल, तो मेथेनेल। तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, मेथेनेल, और सामान्य नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, CHCHO। पुनः यदि ऑक्सीकरण करते हो इसे मेथेनेल को, तो आपको एक ऑक्सीजन और जोड़नी पड़ेगी, जो कि कहां जुड़ेगी, इस हाइड्रोजन के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया कौन सा समूह, क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या लगता है, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर ये एक कार्बन है मेथेन प्लस ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, और HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब इसमें एक और चीज समझो, जैसे अगर मेथेन से हमें मेथेनेल पे पहुंचना है तो 2 ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी और जल का अणु बाहर निकलेगा, एक जल का अणु बाहर निकलेगा। यदि हमें अल्कोहल से, मतलब मेथेनॉल से, यदि हमें किस पे पहुंचना है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल में पहुंचना है, तो 2 ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा और साथ में क्या मिलेगा, हमें जल का अणु मिलेगा। तो ये अभिक्रिया आप समझ चुके होंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेथेन का लिया, अगला एग्जांपल है एथेन का। सेकंड एग्जांपल है एथेन। तो 2 कार्बन, दोनों से मैथ एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। उसके बाद इसकी अभिक्रिया यदि हम दोनों में से एक ऑक्सीकारक से कराते हैं, जैसे इस बार करा देते हैं अम्लीकृत K2Cr2O7, और इसको जब गर्म करेंगे तो हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगी, जो ऑक्सीजन किस में जुड़ेगी, इस एथेन कार्बोनिल समूह के अंदर। तो यहां से इस तरीके से CH3, फिर यहाँ पर CH2, और एक हाइड्रोजन को साथ में कौन जाएगी, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या बन गया, 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं मैथ एथ, 2 कार्बन एथ। अल्कोहल का क्या लगता है, ओल, तो मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल। 2 कार्बन है ना, तो 2 को बोलेंगे एथ, एथेन प्लस ओल, एथेनॉल। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम है। और इसका अगर सामान्य नाम देखना चाहते हो तो सामान्य नाम ऐसा है मैथ एथ, तो एथिल, और ये क्या है, अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 5, और ये पीछे क्रियात्मक समूह OH, तो ये इसका C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। उसके बाद यदि पुनः वापस अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा का अभिक्रिया कराते हैं, नवजात ऑक्सीजन मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीक कारक है। ऑक्सीक कारक सामने वाले पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो ये वापस ऑक्सीजन जुड़ेगी, लेकिन इस बार हमें एक जल का अणु बाहर मिलेगा। कैसे? ये जो CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करो और ये जल का अणु बाहर दिख रहा होगा तुम्हें, और ये CH, उसके बाद इस पे एक ही हाइड्रोजन है, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी, इस तरीके से डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। अब ये 2 कार्बन है, एथ क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड, तो एथ एथेन प्लस एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो है उसका अनुलग्न क्या लगता है, एल, तो एथेन प्लस एल, एथेनेल, ये इसका आईयूपीएसी नाम, ये इसका आईयूपीएसी नाम। यदि इसका सामान्य नाम देखेंगे तो सामान्य नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। यदि पुनः ऑक्सीकृत करोगे, यदि इसको पुनः ऑक्सीकृत करोगे, वापस यही हमें ऑक्सीकारक लेना है, अम्लीय K2Cr2O7, तो हमें एक और ऑक्सीजन मिलेगी, और इस बार ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ में इस जगह जुड़ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन एथ, और क्रियात्मक समूह कौन सा है, ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक अम्ल, तो इस यहाँ पर मैथ एथ एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है CH3COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो यहां से यहां हम कैसे पहुंचे, या वापस एक बार वापस समझाते हैं इसको। जब हमें एथेन से एथेनॉल पे पहुंचना है तो आपको एक ऑक्सीजन जोड़नी है, यदि एथेन से एथेनेल पे पहुंचना है तो आपको 2 ऑक्सीजन जोड़नी है और एक जल का अणु बाहर निकालना है। यदि आपको एथेनॉल से यदि एसिटिक अम्ल तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, एसिटिक अम्ल तक पहुंचना है, तो 2 ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी और एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है कार्बनिक यौगिक की। एक बार इसको उतारे फिर आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया अपनी कौन सी है, संकलन अभिक्रिया। मिटाएं इसको। अब आपकी जो बुक में है वो अभिक्रिया कैसे दी रखी है, तो मिटाएं इसको, एक बार समझाते हैं इसको, बुक वाली अभिक्रिया को। बुक में क्या कर रखा है, यहां से बुक में डायरेक्ट ये वाली अभिक्रिया समझा रखी है। मैं एथेनॉल से एथिल अल्कोहल से ऑक्सीजन जोड़ के किसकी उपस्थिति में, या तो अम्लीय K2Cr2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O7 की उपस्थिति में, या क्षारीय KMnO4 या प्लस उष्मा। अब इसको उष्मा क्यों कर रहे हैं, इसको गर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको गर्म करने से नवजात ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन से ये ऑक्सीकृत हो जाएगा कौन, एल्कोहल। तो एथेनॉल से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 2 ऑक्सीजन जोड़ने पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ये अभिक्रिया अपने बुक में है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी अभिक्रिया अपनी है संकलन अभिक्रिया। तो मिटाएं इसको। तीसरी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या उसका एक और नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। संकलन, योगात्मक या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, पैलेडियम पैलेडियम को हम पीडी से दिखाते हैं, पैलेडियम व निकेल
Na उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल पैलेडियम व निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। कैसे समझते हैं? जैसे एग्जांपल है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जितनी भी जो एल्कीन श्रेणी होती है, जब ना हमने आईपीसी नामकरण पढ़ा था उसमें एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो एल्कीन श्रेणी क्या होती है? जिस कार्बन कार्बन के मध्य किसी एक जगह डबल बॉन्ड हो तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए और भी किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक कौन है? या तो निकेल होगा या फिर पैलेडियम। तो निकेल और पैलेडियम एक उत्प्रेरक है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना लेते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध हो, एल्केन श्रेणी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि असंतृप्त एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सारे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि इनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएंगे। एक अभिक्रिया देखते हैं इसकी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई सा भी एक एग्जांपल है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, बाकी वैलेंसी पूरी किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। 1 2 3 4, और इसमें क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये निकेल या प्लेटिनियम की उपस्थिति में। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये द्विआवन से एकल बंध में बदल जाएगा, और ये जो दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से ये बदल गया। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और वही उत्प्रेरक कौन सा होगा? या तो निकेल ले लो या प्लेटिनियम ले लो। तो ये क्या बन गया? CH3 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 CH3। इसको बोलते हैं मैथ एथ। दो कार्बन है, मैथ एथ, एथीन, डबल बॉन्ड को ईन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के पीछे क्या लगता है? ईन। तो मैथीन, और ये मैथ एथ, लेकिन एकल बंध है ना, एकल बंध के लिए एन लगाते हैं, तो मैथेन, सॉरी एथेन। ये एथीन है और ये क्या बन गया? एथेन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हमने हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना दिए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिए। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उत्प्रेरक वह होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर समझे, जैसे अपने को किसी कोई दो गांव है जिसके बीच में एक पहाड़ है, अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो उस पहाड़ को चढ़ के जाना पड़ता है। इसे समझने की कोशिश करना आप। जैसे दो गांव है अपने पास जिनके बीच में क्या है? पहाड़ है, और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उस पहाड़ को चढ़ना पड़ता है और चढ़ के जाना पड़ता है। यदि हम उसमें सुरंग कर देंगे, यदि उसमें पहाड़ के नीचे सुरंग कर देंगे तो अपने लिए कम समय लगेगा, और अभी जो पहले जो हमें अपनी जो वेग में कमी थी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उत्प्रेरक ऐसे ही होते हैं। उत्प्रेरक जब भी हम अभिक्रिया में मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया के लिए एक नया रास्ता बनाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया संकलन, योगात्मक और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन जोड़कर एल्कीन से एथीन से हम क्या बना देते हैं? एथेन बना देते हैं। इसीलिए इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आप नोट करें। इसमें एक पॉइंट और है, वो लिखते हैं
मिटाए इसको। इसमें जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम वनस्पति घी में बदल देते हैं। वनस्पति घी, जिसे हम डालडा घी बोलते हैं, और इसको हम जंतु वसा भी बोलते हैं। अब ये जो जंतु वसा होती है और ये जो वनस्पति घी होते हैं वो संतृप्त वसा वाले अम्ल होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए इनको खाना नहीं चाहिए। ये बात आप नोट करेंगे। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। तो इस अभिक्रिया से हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल सकते हैं, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद अगला लास्ट अभिक्रिया अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथी और लास्ट अभिक्रिया है प्रतिस्थापन, या इसको हम क्लोरोनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा। पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का जब किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी परमाणु या परमाणु समूह के साथ प्रतिस्थापन होता है। समूह के साथ प्रतिस्थापन होना। जब किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के साथ प्रतिस्थापन होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले ये परिभाषाएं लिखेंगे। क्या है ये? जब किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के साथ प्रतिस्थापन होना प्रतिस्थापन हो जाता है, या हो जाता है, यहाँ लिख लो हो जाता है। प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अपने पास है मेथेन को ऐसे लिख रहे हैं अपन। कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, चारों संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। मेथेन से जब क्लोरीन परमाणु अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया किस उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश को हम शॉर्ट में H न्यू से दिखाते हैं इस तरीके से। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा? ये वाला जो क्लोरीन है एक, वो इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी। कैसे? ये वाला हाइड्रोजन गया इसके साथ, एक क्लोरीन दो थे ना, एक तो चला गया इसके साथ हाइड्रोजन ये वाला, और इसके साथ जो क्लोरीन थी वो जा गई इसके साथ। ये तो है मेथेन, इसको बोलते हैं अपन मेथेन। तो ये क्या बन गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 कार्बन और हाइड्रोजन 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl। तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल या क्लोरोमेथेन।
इसका आईपीसी नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। अब ये जो अभिक्रिया है ये कब तक नहीं रुकती है? जब तक कि इस मेथेन में से सारी की सारी हाइड्रोजन परमाणु बाहर नहीं आ जाए। वापस सुनो, ये जो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है इसको क्लोरीकरण क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर जो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और HCl बन के बाहर निकाल देती है। यहाँ पर यह अभिक्रिया कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कि मेथेन के पास जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्लोरीन से सारे के सारे परमाणु विस्थापित नहीं हो जाए क्लोरीन से, तब तक ये अभिक्रिया चालू रहती है। तो कैसे होगा ये अभिक्रिया, इसको समझते हैं। ये जो CH3Cl है वापस किससे अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? H-Nu। अब देखो वापस से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी तो हाइड्रोजन बचेगा। यहां से अगर हाइड्रोजन निकलेगी तो 3 की जगह कितनी रह जाएंगी? 2। और ये क्लोरीन जाएगी इसके पास, हाइड्रोजन जाएगा इसके पास। कैसे हो गया? CH2 और Cl प्लस क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। दिख रहे होंगे? यहां से एक क्लोरीन इसके पास गया तो क्लोरीन हो गए 2, हाइड्रोजन इसके पास गया तो HCl, तो ये हो गई। उसके बाद ये वापस कब तक अभिक्रिया करता रहेगा? जब तक कि ये हाइड्रोजन सारे के सारे बाहर नहीं आ जाए। तो CH2Cl2 वापस क्लोरीन अभिक्रिया करेगा HNu की उपस्थिति में। अब वापस देखो ये क्लोरीन इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ, तो CH हाइड्रोजन 1 बचेगा, क्लोरीन हो जाएंगे 3 प्लस साथ में कौन निकलेगा? HCl। उसके बाद वापस देखो ये जो CH3 है वापस क्लोरीन से अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ये एक क्लोरीन जाएगी इसके पास और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर, क्लोरीन हो गए 4 और यहां पर HCl। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया यहां आके रुकेगी। यहां आके क्यों रुकी? क्योंकि जब तक ये हाइड्रोजन परमाणु सारे के सारे क्लोरीन से विस्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक ये अभिक्रिया चालू रहती है। अब इसमें इसका नाम क्या है? ये तो है मेथेन, ये है क्लोरोमेथेन। Cl को क्लोरो बोलते हैं और एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, तो सभी सिंगल बॉन्ड से है तो क्लोरोमेथेन। ये क्या है? CH2Cl2, तो 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो और मेथेन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। यहाँ पर 3 क्लोरो है तो ट्राई-क्लोरो, इसको बोलते हैं ट्राई-क्लोरो और ये मेथेन। उसके बाद CCl4, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरो। चार क्लोरो को क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरोकार्बन। और ये क्या बच गया? मेथेन। इसको हम टेट्राक्लोरोकार्बन भी बोलते हैं या टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। तो ये हो गया कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने चारों अभिक्रियाएं पढ़ ली। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इस चैप्टर में एक तो है एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और एक एथेनॉल के बारे में और एक एसिटिक अम्ल के बारे में, और उसके बाद लास्ट बचेगा साबुन एवं अपमार्जक। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।